शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला करने वाला तो क्या होगा, लाल लिटमस को नीला कर रहा है मतलब क्या है। देखिए आपको यहां पर केवल मैंने कहा था एक बात आप याद रखना, अनिल, अनिल में क्या है, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। तो यहां लाल को वो नीला कर रहा है, तो अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन वो यहां कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। मतलब अगर वो लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका अभिप्राय ये है कि वो क्षार है, और अगर वो क्षार है तो क्षार का जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो याद रखिएगा कि जो अम्ल का पीएच है वो 7 से कम है और क्षार का पीएच 7 से अधिक, और उदासीन के लिए 7। तो यहां देखिए ये 3 है मतलब ये अम्ल है, 5 अम्ल है, 7 उदासीन है और ये 10 तो ये क्षार है। तो इस तरीके से 10 इसका सही उत्तर होगा। और एक और प्रश्न मान लीजिए इस टाइप का बनता है कि अम्लीय माध्यम में पीएच क्या होता है। तो अम्लीय माध्यम में पीएच होता है 7 से कम। अगर यहां क्षारीय माध्यम लिखा होता तो 7 से ज्यादा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि जो अपच का उपचार किससे होता है, तो अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि है, एंटासिड। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो आपको इसको कई बार बता चुका हूं। तो अपच के उपचार के लिए एंटासिड जो है औषधि हमें लेना चाहिए। बाकी मैं अम्ल क्षार के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूं कि कहीं कि किन किन पिछली अगर आप लाइव स्ट्रीम्स देखेंगे या क्लासेस देखेंगे, जो मैंने पिछली 3 लाइव क्लासेस 10th के लिए लिए, उसमें बहुत सारी बातें बताई कि नींबू में, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, चींटी या नेटल के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल होता है जिसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ये सब बातें मैंने आपको वहां पर शेयर की थी। और भी बहुत सारी बातें अम्ल और क्षार से, पीएच वैल्यू से रिलेटेड की थी कि पीएच का परास 0 से 14 के बीच में होता है ना। अगर वो 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन है। पीएच जो है वो सोरेनसन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था, पी का मतलब होता है पुसांस। ये बहुत सारी बातें हमने तब डिस्कशन की हुई। अब कोई विलयन अंडे के कवच से, और ये जो प्रश्न आपकी पुस्तक के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव लिए वो भी मैंने यहां ले लिए हैं, तो आपको अलग से उनको तैयार करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई विलयन अंडे के कवच से क्रिया करके, अंडे के कवच मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उससे क्रिया करके गैस बनाती है। कोई गैस बनती होगी अंडे के कोई गैस, कोई विलयन जो है अंडे के कवच से क्रिया करके गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो अब चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो एक ऐसा विलयन है जो CaCO3 मतलब अंडे के कवच से क्रिया करके CO2 बनाता है। उस विलयन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका नाम है HCl। ये अम्ल है। तो HCl अम्ल क्या करता है, अंडे के कवच से क्रिया करके गैस बनाता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो वह विलयन, ये यहां जो शब्द है ना कोई विलयन, तो वह विलयन है HCl, याद रखना। अब एथेन C2H6 में सहसंयोजक बंध कितने हैं, तो देखिए मैं यहां बता देता हूं आपको। देखिए C और C, ये C2 हो गया। अब H6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए सहसंयोजक बंध गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो C2H6 में सहसंयोजक बंध कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये आपको जब भी इस तरीके से कोई सूत्र देकर अगर एक से ज्यादा कार्बन वाला सूत्र देते हैं तो आप पहले कार्बन बना दीजिए और उसके बाद में उसको सहसंयोजक बंध की संख्या को आप उसमें गिन सकते हैं। तो C2H6 में मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए फिर से इसको देख लें आप चाहें तो, देखिए C, अब देखिए H H H H H और H। अब हम क्या होता है कि C2H6 में नॉर्मली समझ जाते हैं कि 6 हाइड्रोजन, तो 6 आपका हो गया। लेकिन यहां आप गिनी, यहीं से मैं गिनवा देता हूं। देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 हो गए, एक कार्बन और कार्बन के बीच में तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये इस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह, तो ब्यूटेनॉन का जो प्रक्रियात्मक समूह है वो 3 कार्बन वाला है और उसको हम बोलते हैं कीटोन। याद रखिएगा क्या है वो, कीटोन है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कीटोन। अब देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप कोई ईंधन का यूज कर रहे हैं और ईंधन का उपयोग करते समय बर्तन की तली अगर काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। तो जैसे पुराने समय में हम जो लकड़ियां वगैरह या दूसरी चीज़ें लाकर जब आग को जलाते थे और खाना बनाते थे तो हम बर्तन की जो तली होती थी उस पर हम मिट्टी लगा देते थे। उसका कारण क्या था, वो तली काली पड़ जाती थी। आजकल तो गैस में ऐसा नहीं करते क्योंकि गैसी ईंधन जो है हमारा है वो तो पूरी तरह से जलता है। तो फिर वहां पर क्या होता है कि अगर बर्तन की तली काली हो रही है इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसी कारण वो ईंधन नहीं जल रहा है तो बर्तन की तली क्या हो रही है, काली हो रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका कार्बन के अंदर। तो कार्बन में मैंने अभी कार्बन में 2 ऑब्जेक्टिव हो गए आपके,
एथेन का एथेन में C2H6 में कितने सहसंयोजक बंधे? 7। ब्यूटेनॉन जो है किसका प्रक्रियात्मक समूह है? कीटोन का। अगर बर्तन की तली काली हो रही है इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक होता है 6। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, 2 और 4। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4। मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब संयुक्ता कितनी उसकी? 4 है। वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है? 0.03%। और किस रूप में है वो? CO2 के रूप में। और अगर भूपर्पटी में कार्बन लेंगे तो 0.02%। और किस रूप में है वो? खनिजों के रूप में, अधिकतर खनिजों के रूप में है, मिनरल्स के रूप में है। समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। जैसे आपकी कोई भी एल्केन की समजातीय श्रेणी ले लें, कोई भी ले लें, CH2 का अंतर होता है। जैसे मेथेनॉल एथेनॉल भी ले लें अगर आप, तो CH3OH, C2H5OH। अब आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है। तो ये CH2 का अंतर है, तो CH2 का अंतर होता है। और प्रयोगशाला में पहला यौगिक कौन सा बनाया गया था? यूरिया। और किसने बनाया था वो? वोहलर ने। तो प्रयोगशाला में आपका पहला यौगिक जो बना था वो था यूरिया, और बनाने वाले कौन थे? वोहलर थे। तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो है ये 2 चैप्टर के बहुत है, इतने सारे, क्योंकि इसके अलावा आपने जो कुछ भी मैंने आपको 3 रिक्त स्थान, सही जोड़ी और आपका एक वाक्य में उत्तर में पढ़ाया, उसको आप तैयार कर लीजिए। बस इसके अलावा इतने सारे प्रश्न कर लेने से भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। अब कार्बन से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट जो है वो है आवर्त सारणी और विद्युत को हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सरल प्रश्न है, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। हर्षवर्धन सिंह, चलिए नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा प्रश्न, किससे लेंगे हम? आवर्त सारणी से। अब जो प्रश्न लेने जा रहे हैं, हम लक्षार हो गया हमारा, अब हमारा नंबर आ रहा है आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी में भी बहुत सरल प्रश्नों से ही हम फोकस करेंगे और वही जो एग्जाम में आपके आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे। तो इसमें पहला जो आवर्त सारणी से रिलेटेड जो हमारा 5वीं यूनिट है, उससे 5वां अध्याय है, उसमें है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व स्तंभ को समूह, कितने ऊर्ध्व स्तंभ या समूह है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे कितने ऊर्ध्व स्तंभ या समूह है? तो आपको याद रखना है 18 ऊर्ध्व स्तंभ या समूह है। तो 18 ऊर्ध्व स्तंभ या समूह, ये याद रखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ या क्या कहते हैं उनको? समूह। 18 समूह है जिनको आप 18 ऊर्ध्व स्तंभ कह रहे हैं। दूसरा है क्षैतिज पंक्तियों को आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपकी क्षैतिज पंक्तियां कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। और इन क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं इनको? आवर्त। तो ये आपको बिल्कुल याद करके ही जाना है। 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है और इनको बोलते हैं आवर्त। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को बोलते हैं आवर्त। तो याद रखना है कि हमारे इसमें होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं और इन 18 ऊर्ध्व स्तंभ को हम समूह बोलते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको हम आवर्त बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए याद रखे जाएगा। लास्ट ईयर्स के पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अभी कुछ नियम जो है आप याद करके जाइए, नियमों को किसने दिया है। जैसे त्रिक नियम, तो त्रिक नियम किसने दिया याद करके जाएंगे आप? डोबेराइनर ने। तो जिसको बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। फिर आपका
अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम आपका दिया है न्यूलैंड ने। ये आपका विकल्प के अंदर इनको एक दूसरे से मिक्स करेंगे, इसलिए आपको याद करके जाना है कि त्रिक नियम डोबेराइनर, अष्टक नियम न्यूलैंड, ये याद करके जाना है आपको, ठीक है। फिर जो मेंडलीव का आवर्त नियम है वो एक महत्वपूर्ण उसमें बस बन सकता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, मतलब परमाणु भार पर आधारित है। याद रखना किस पर आधारित है? परमाणु भार। कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने दी थी, कौन सा वैज्ञानिक है वो? भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी तो मेंडलीव ने दी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने दी है? मोसले ने। और वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या या क्रमांक, जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है। कि तत्वों के जो गुणधर्म है वो उनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आपके मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे 5, 6 और 7। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव है आपके। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो बोले मोसले ने दी। बेस क्या है उसका? तो परमाणु संख्या है। मेंडलीव के आवर्त नियम का बेस क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। त्रिक नियम किसने दिया? डोबेराइनर ने दिया। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया, है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी की 2 बातें आप याद करके जाइएगा कि 18 ऊर्ध्व स्तंभ है और 7 उसमें क्षैतिज पंक्तियां होती है। अगर आप इतना कर पाए तो ये आपका आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा, अगला जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारे, अब अगला विद्युत से हम इसको लेने जा रहे हैं कि विद्युत में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो 12वां चैप्टर हमारा ये देखिए। अब आप कहेंगे 5-7 ऑब्जेक्टिव में क्या काम हो जाएगा हमारा? तो डेफिनेटली आप मान के चलिए, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा की है। आप उन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को भी देख कर जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि काफी अधिक संख्या में आप तैयारी कर चुके हैं। आपकी पुस्तक के ऑब्जेक्टिव भी मैं लेकर चल रहा हूं साथ साथ, तो इसलिए इस बात की भी भरपूर संभावना है कि आपका प्रश्न इन प्रश्नों में से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब हम जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा विद्युत वाला पोर्शन। कि विद्युत वाले पोर्शन में से क्या आ सकता है? तो एक तो आपको पता है कि विद्युत वाले पोर्शन में से एक बात तो ये आ सकती है कि जो बहुत सारे मात्रक होते हैं वो आ सकते हैं। जैसे आपका विभव या विभवांतर का मात्रक, तो क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का कूलाम होता है। प्रतिरोध का ओम, ये पहले बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रश्न किस तरीके से बन सकता है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप इसको देखेंगे कि अब मैं ले रहा हूं विद्युत से आपका ऑब्जेक्टिव, है ना। तो विद्युत में ये है कि ऐसा प्रश्न बन सकता है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। अब देखिए मैं यहां पे आपको क्या कर रहा हूं, ऑप्शन दूंगा। ए वोल्ट, बी कूलाम, सी एम्पियर, डी वाट। वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, वाट, ओम। आपको जो पसंद आए वो रख लीजिएगा इसमें से, है ना। तो देखिए मैंने 5 ऑप्शन दे दिए, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, वाट, वोल्ट। अब देखिए बताइए आप, अब इसमें से आप कहेंगे कि विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक होता है वोल्ट, ये विभव का भी होता है। अब देखिए इसी से मैं सब बता देता हूं। ये आवेश का होता है, ये धारा का होता है, विद्युत धारा, ये विद्युत शक्ति का होता है। विद्युत शक्ति है ना, किसका? विद्युत शक्ति। और ये ओम जो है ये आपका है प्रतिरोध का। तो देखिए आपके कितने, ये आपका देखिए कितना कितना महत्वपूर्ण तरीके से विकल्प आपके बने हैं कि विभव या विभवांतर का वोल्ट 2, आवेश का कूलाम 3, एम्पियर धारा 4, वाट शक्ति 5, ओम प्रतिरोध 6। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव आपके यहां बोर्ड पे लिखे हैं सामने, आप एक ही बार में आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा जो है
एक अश्व शक्ति में होते हैं, आपको याद है कितने वाट? एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। लेकिन होता क्या है बच्चों, मैं बताता हूं एक बात। आप जब ऑप्शन में आता है 746, 786, 546, 446, तो फिर दिमाग घूमने लगता है वहां। तो याद रखिएगा कि 746 वाट होता है ना, 746 वाट होता है ना, मतलब 786 से 40 कम है ना, जो लकी साइन जो बोलते हैं ना इसको 786, तो उससे 40 कम होता है, तो उसमें 786 भी आएगा, बट आप उससे 40 कम कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 746 वाट। उसके बाद में हम लेते हैं एक अश्व शक्ति में, ये तो वाट हो गया, एक यूनिट किसका मात्रक है? तो यह है ऊर्जा का मात्रक, है ना, किसका मात्रक है? ऊर्जा। अभी ऑप्शन दे देंगे, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, इस तरह से। और एक यूनिट में इसको एक kWh भी कहते हैं, किलोवाट घंटा। एक यूनिट को क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा। तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोवाट घंटा लिखा है तो मतलब ये तो समय का होगा, नहीं, ये किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। एक यूनिट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, और इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए देखिए वैल्यू जूल में लिखिए। कम से कम अब ये बहुत सारे सरल हैं, तो ये कम से कम इस टाइप का भी आप तैयार करके जाइए। कभी थोड़ा सा पेपर को वो घुमाने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चौथा है जो कि सप्लीमेंट्री के पेपर में आया था कि ओम के 2020 सप्लीमेंट्री, ओम के नियम का सूत्र लिखिए। तो हालांकि ये पहले पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, I = V/R या V = IR, जो भी आपको लिखना हो, ये ओम के नियम का आपका सूत्र हो जाएगा। मतलब अगर आप यहां से लें तो R = V/I भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए मैं इसको अगर मात्रकों के रूप में लिखूं तो R का मैं लिखता हूं ओम, V का लिखा मैंने विभव या विभवांतर, और I का लिखा मैंने धारा। तो देखिए ओम जो है वो विभवांतर बटे धारा हो गया। इस तरीके से भी इनको याद रखना चाहिए। जैसे आपको धारा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T। अब इसी को अगर मात्रकों के रूप में लिखना हो तो देखिए क्या लिखेंगे आप? मात्रकों के रूप में देखिए इसको, धारा को एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर। चलिए 1 लिख देता हूं मैं। आवेश को 1 कूलाम। देखिए अब आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। धारा का एम्पियर 1 कूलाम, और समय का 1 सेकेंड। ये समय का सेकंड हो गया। तो आवेश के लिए, धारा के लिए आपने लिख दिया आवेश बटे समय, और ये हो गया एम्पियर, और ये हो गया कूलाम बटे सेकेंड। तो ये मैंने एक्चुअली इसलिए लिखे कि अगर आपको कंफ्यूज करें, अगर विभवांतर किससे मापते हैं? विभवांतर मापते हैं कौन सी युक्ति से? विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। धारा की प्रबलता को किससे मापते हैं? अमीटर से। और धारा की उपस्थिति का पता या धारा की दिशा या उसकी उपस्थिति, अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो याद रखिएगा कि यह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, धारा की उपस्थिति का कौन पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। अगर ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर नहीं हो तो फिर आपको धारा की प्रबलता से संबंधित वो अमीटर प्रश्न में दे सकते हैं। तो धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, अगर बहुत सरल तरीके से मैं कहूं कि विद्युत धारा का मापन जिसको हम एम्पियर में मापते हैं, तो वो कौन करता है? तो वो आप लिख दीजिएगा एमीटर करता है या अमीटर करता है। ये विद्युत धारा का मापन कौन करता है? अमीटर करता है। तो इस तरह से ये यहां आप अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं तो ये आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अब मैं लास्ट मेरा यूनिट ले रहा हूं चुंबक वाला, जिससे, और उसके बाद कुछ कठिन प्रश्न बताऊंगा 3-4 जो आपकी किताब में है, पुस्तक में संभावित आ सकते हैं कभी, मान लीजिए, क्योंकि कठिन प्रश्नों को भी वो शामिल करेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो 1 या 2 कठिन भी हो सकते हैं 20 में से, तो मैं उनको भी बता दूंगा क्योंकि वो पुस्तक में है, इसलिए उनको समझाना जरूरी है। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। अब आप नेक्स्ट जो है हमारा होगा चुंबक से लेंगे हम।
देखिए, अब जैसे चुंबक में आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को, दो बातें समझ लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं हम? मोटर। क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। और अगर यही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति तो आपका जनित्र है। जनित्र, क्योंकि यंत्र से आपका मोटर पे आ रहा है ना, जनित्र, जिसको आप डायनामो बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने उसके आर्मेचर को घुमाया और करंट आपको मिला, तो फिर तो वो डायनामो है, जनरेटर है, तो इसको मैंने लिख दिया जनित्र। और अगर यही हो जाता कि विद्युत ऊर्जा को उल्टा इसका, अब देखिए मैंने अभी यहां पर आपको वहां, ये अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है तो आप फिर भी गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी मैंने मिटाकर इसको सही कर दिया। तो ये कैसे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, वो ऐसे याद रखेंगे कि मोटर के अंदर आप क्या करते हैं कि विद्युत आप देते हैं सप्लाई, तो इसलिए पहले विद्युत आएगा, विद्युत को यांत्रिक में, तो मोटर हो जाएगा। और अगर यंत्र को विद्युत में, मतलब आप अगर डायनामो को किसी तरीके से घुमा पाए और आपको करंट मिले, तो आप बोलेंगे, उसके आर्मेचर को घुमा पाए तो उसको बोलेंगे जनित्र या डायनामो। तीसरा, जो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है, ये पहले हम आपको बता चुके हैं। और इसके अलावा ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है, ये आपके बुक में ऑब्जेक्टिव है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। इसको मैं पूरा थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप विकल्प को, जब विकल्प आपके सामने हो तो मेरी ये बात आपको याद रह जाए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है? दो चीज होती है, एक चुंबक होता है और एक कुंडली होती है। और चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होती है? आपेक्षिक गति होती है। तो चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपेक्षिक गति होती है। और चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने से कुंडली में प्रेरित धारा आती है। तो याद रखना कि जो प्रेरित धारा हमको मिलती है ना, वो जो जनित्र में जिसको हम कह रहे हैं कि धारा, विद्युत ऊर्जा मिलती है, तो प्रेरित धारा मिलती है, तो वो घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये ऑप्शन में कहीं लिखा रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में की घटना में क्या होता है? तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है। ठीक है, मतलब जैसे आपने यहां लिया, कोई कॉइल ले लिया आपने, और ये आपका मैग्नेट है ना, N और S, ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव का कुंडली के पास में लाए, तो ये चुंबक और कुंडली के बीच क्या हो रही है? आपेक्षिक गति। या चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आप कुंडली से दूर ले गए, ये भी आपेक्षिक गति है। तो आपेक्षिक गति होने से क्या होता है कि ये यहां इस कुंडली के अंदर धारा बहने लगती है। मतलब यहां क्या होता है, ये इस तरीके से ये करंट का फ्लो होने लगता है और ये इस तरीके से आपका इसमें प्रेरित धारा आने लग जाती है, या इसमें आप इस तरीके से आपका प्रेरित धारा आने लगती है, ऐसे आने लगती है। तो मतलब क्या हुआ कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हुई, तो कुंडली में क्या आने लगी? प्रेरित धारा आने लगी। तो इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये प्रेरित धारा का आना विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ये आपके ऑब्जेक्टिव की है, मैं बुक का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। बुक के ऑब्जेक्टिव को कभी भी छोड़कर नहीं जाना, जो भी पुस्तक में ऑब्जेक्टिव लिखे। अब अगर 5 पाठों से अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 40, 35, 30 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप उनको पढ़कर जरूर जाइए, है ना। हालांकि मैंने वो सारे के सारे शामिल करने की कोशिश की है। लंबे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो लंबे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सकेंद्रीय वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं होगी। याद रखिए कैसी होगी? सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं। मतलब क्या होता है, जैसे एक तार मान लीजिए है और उसमें से धारा बह रही है, जैसे मान लीजिए तार है और इसमें से धारा बह रही है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, ऐसे सकेंद्रीय वृत्ताकार रेखाओं के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये आप याद रखना, लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्ताकार रेखाओं के रूप में। ये थोड़ा सा आपको टफ भी पड़ रहा होगा, है ना। तो इसको आपने, अब इसमें सरल इस तरीके से आ सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज,
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ओरस्टेड ने की है। याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी हो गया आपका। अगर सरल प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में तो ओरस्टेड लिख देंगे, फेराडे लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ओरस्टेड ने। और यहां आप एक कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो आपको फेराडे लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फेराडे का याद रखना। किसका याद रखना आपको? फेराडे। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो किधर से किधर खींची जाती है? वो हमेशा एक तो काल्पनिक होती है ना, उसके द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र वास्तविक होता है। और वो हमेशा कौन से ध्रुव से कौन से ध्रुव की ओर खींची जाती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। फिर आपका विद्युत चुंबक बनाने में किसका यूज होता है? तो विद्युत चुंबक का याद रखिएगा, नर्म लोहे से बनते हैं। तो विद्युत चुंबक, ये मैंने थोड़ा सा इस पार्ट से इसलिए ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकाल लिए क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव की कमी है, तो मैंने थोड़ा सा पुस्तक से भी निकाल लिया है और कुछ पिछले सालों के पेपर से भी ले लिए हैं। तो विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहे के बनते हैं। और अगर आपको कोई धारावाही चालक है ना, चालक पर बल निकालना है आपको, तो चालक पर बल बताने की बल की दिशा याद रखिएगा। चालक पर बल की दिशा ये आप निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किस नियम से? बाएं हाथ के नियम से। बल जो है वो बाएं हाथ का नियम है, ब। और जो प्रेरित धारा है वो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ का नियम याद रखना, प्रेरित धारा दाएं हाथ का नियम और बल जो है वो बाएं हाथ का नियम। और दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम किसने दिया है? आपका फ्लेमिंग ने दिया है। और इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कह दी कि दोनों नियम आपको किसने दिए हैं? फ्लेमिंग ने ही दोनों नियम आपको दिए हैं। अब बहुत कठिन जो आप कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा और हमको इन सभी में से कहीं कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा कठिन लगते हैं, तो वो 2-4 प्रश्नों पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो और चूंकि वो आपकी पुस्तक के ऑब्जेक्टिव का पार्ट है इसलिए उन पर बात करना पड़ेगी, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो आपका ये पूरा का पूरा जो 10th का बहुविकल्पीय पार्ट है ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेता हूं जिनके उत्तर आपको हमेशा आप भूलते हैं, ऑब्जेक्टिव में लिखे हैं आपकी पुस्तक में। तो आप याद रखिएगा, आपकी पुस्तक से जब भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इन 5 पार्ट से पढ़ना है। एक तो अम्ल क्षार से, एक आपको कार्बन से पढ़ना है, एक आवर्त सारणी से पढ़ना है और एक विद्युत और एक चुंबक से पढ़ना है। अगर आपको 4 विकल्प वाले प्रश्न पढ़ना है तो ये केवल 5 आपके चैप्टर से जिनसे आपको पढ़ना है। और साथ में मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताए उन ऑब्जेक्टिव्स को आप पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। इनको कहीं लिख लीजिएगा आप, है ना। अभी तक की जितनी क्लासेस हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव्स आप कहीं ना कहीं इनको लिख कर रखिएगा ताकि एग्जाम में जाते समय आप एक बार उसको देखकर चले जाएं। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे एक प्रश्न है थोड़ा सा कठिन टाइप का बनाया था, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जूल का तापन नियम, अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव हो गया, तापन नियम किसने दिया? तो जूल ने दिया। H बराबर I² RT, यह सूत्र आप याद रखना, जूल के तापन नियम का सूत्र है। अब यहां से देखिए, परिपथ में शक्ति जो है, यह आपकी पुस्तक में है प्रश्न है, तो कौन परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन शक्ति को नहीं बदलाता है? नहीं बतलाता है। देखिए प्रश्न क्या है? नहीं बतलाता है। मतलब इसमें यह हो गया कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 शक्ति को बताएंगे और 1 नहीं बताएगा। अब देखिए वो कौन कौन है, मैं चारों ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं। I²R, B हो गया IR², C हो गया VI और D हो गया V²/R। तो देखिएगा आप इसमें ध्यान रखना कि वैसे तो आप याद करके जाइएगा कि जिसमें R का स्क्वायर है वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये कैसे निकलते हैं। एक्चुअली ये है ओरिजिनल फार्मूला आपका शक्ति का, मतलब P होता है VI। मैं इसको समझा देता हूं। आपका आंसर ये है कि कौन शक्ति को नहीं बताता है। तो देखिए ये नहीं बताता शक्ति को, है ना, तो इसका उत्तर है ये IR²।
लेकिन ये आया कहां से, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे आपका जो ओरिजिनल शक्ति का फार्मूला है वो है P इजिकल टू वी आई। देखिएगा P इजिकल टू क्या है, वी आई, तो एक तो हो गया आपका ओरिजिनल में। अब ओम का नियम कहता है V बराबर है आई आर। अगर यहां से आप दो बातें कर लें, अगर केवल V का ही मान रख दें आई आर, तो देखिए P क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर लिखिए, आई आर गुणित आई हो गया। देखिए V की जगह आई आर लिख दिया तो आई आर गुणित आई हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर आर, या आई स्क्वायर आर मतलब ये वाला मान हो गया आपका। तो एक तो आप ये लेके चले, ये हो गया। अब यहां देखिए फिर P इजिकल टू वी आई है, इस बार आप एक काम कीजिए, आई का मान रखिए तो V बटे आर रखना पड़ेगा, V तो रहने दो और आई का मान रखो यहां से, तो V बटे आर, तो ये V बटे आर रखा, तो ये P हो जाएगा आपका V स्क्वायर बटे आर। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन निरूपित नहीं करता है? जिसमें आर का स्क्वायर है, याद रखना, जिसमें आर का स्क्वायर है वो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आई आर स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर होगा। और ये भी एग्जाम में आ सकता है, अगर थोड़ा सा वो टफ बनाने की कोशिश करेंगे पेपर को तो यहां भी याद रखिएगा, अगर पेपर को हल्का सा भी टफ बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर इस तरह का एक आध प्रश्न वो डालेंगे, है ना। अब एसी और डीसी जनित्र जो होते हैं, डीसी जनरेटर में क्या फर्क है, ये भी आपकी पुस्तक के अंदर ऑब्जेक्टिव में लिखा है। तो मैं बता देता हूं कि एसी में जो है वो सर्पी वलय का यूज होता है, सर्पी वलय का उपयोग करते हैं, और डीसी के अंदर जो है वो विभक्त वलय का यूज करते हैं, दिक् परिवर्तक के रूप में विभक्त वलय। तो इसमें सर्पी वलय और इसमें विभक्त वलय। मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र में क्या फर्क है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग करते हैं, मतलब यहां पर इस तरह के जो रिंग्स होते हैं इस तरह के रिंग्स लेते हैं, और इसमें इस तरह के रिंग लेते हैं, मतलब विभक्त वलय का यूज इसमें करते हैं, इस तरह के रिंग्स लेते हैं। तो एक में सर्पी वलय यूज होता है, एक में विभक्त वलय यूज होता है। तो ये एक आपका याद रखने वाला थोड़ा सा टफ टाइप का ऑब्जेक्टिव है जो आपकी चुंबक वाले पार्ट में लिखा है। फिर मैं एक और आपके साथ प्रश्न शेयर कर रहा हूं कि प्रतिरोध आर के 5 टुकड़े करें। प्रतिरोध यह भी आपकी पुस्तक में है, आर के 5 टुकड़े किए, क्योंकि देखिए 20 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव तो कठिन आना है और मैं वही अभ्यास आपको करा रहा हूं। तो प्रतिरोध आर के 5 टुकड़े किए और फिर उनको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। एक तो क्या किया, आर प्रतिरोध था उसके 5 टुकड़े कर दिए, अलग अलग टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद उनको कौन से क्रम में जोड़ा, पार्श्व क्रम में जोड़ा। तो उनका कहना है कि जो आपने प्रतिरोध के 5 टुकड़े किए और पार्श्व क्रम में जोड़ा, तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हुआ। तो आपको लिखना है ऐसे समय में, आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका बन रहा है आर अपान आर डैश, और आर अपान आर डैश कितना हुआ। तो देखिए मैं इसको और थोड़ा सा पूरा प्रश्न आपको पुस्तक से पढ़ के सुना देता हूं कि प्रतिरोध आर के आपके 5 टुकड़े हुए, और इसमें क्योंकि ये बड़ा अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो बड़ा टफ प्रश्न है, लेकिन डरने की इससे जरूरत नहीं है आपको। देखिए प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा गया है। तो प्रतिरोध आर को 5 भागों में काट दिया, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा, और यदि संयोजन जो जोड़ने के बाद, जो पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद उसका तुल्य प्रतिरोध अगर मान लीजिए आर डैश है, तो आर बटे आर डैश कितना होगा। अब वो पूछा है कि आर बटे आर डैश कितना होगा। तो आर बटे आर डैश के लिए उन्होंने विकल्प दिए 1/25, आर बटे आर डैश क्या लिखा है 1/25, 1/5, फिर तीसरा लिखा है 5 और चौथा लिखा है 25। तो देखिए अगर उन्होंने समांतर क्रम में जोड़ा है काटने के बाद, तो प्रतिरोध समांतर क्रम में तो कम हो जाता है ना। मतलब जैसे वो अगर वो उन्होंने ये प्रतिरोध को 1 ओम लेके चले होंगे, 5 टुकड़े करे और समांतर क्रम में जोड़ा, तो वो 1/25 बनाएगा, है ना, और ऊपर जाएगा तो कितना बना देगा, वो 25 बनाएगा। तो इसमें पार्श्व क्रम में जोड़ने पर इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 25। आप याद रखना कि 5 टुकड़े लिए और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा, तो ना 1/25 होगा, ना 1/5 होगा, ना 5 होगा, ये होगा 25। अब एक्चुअल उसका कारण क्या है कि ये बहुत कम हो जाता है। मतलब ये ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ आर लिया, तो आर डैश का जो मान होता है वो r/25 हो जाएगा। अब आर से आर आपका कटेगा और ये 25 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा।
तो ये आपका आर बटे आर डैश की वैल्यू आपकी 25 आप इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न उन्होंने बनाया हुआ है कि एक विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। एक विद्युत बल्ब है, इस विद्युत बल्ब पे 220 वोल्ट और लिखा है 100 वाट। ओके, कोई बात नहीं। और आप इसको 110 वोल्ट पे प्रचालित करना चाह रहे हैं, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? आप चाह रहे हैं कि 110 वोल्ट पे चले, है ना? आप इसको कितने वोल्ट पे चाह रहे हैं? 110 वोल्ट पे चाह रहे हैं। तो इसकी शक्ति कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 110 वोल्ट पे जब आप इसको चलाना जाएंगे तो याद रखिएगा 110 वोल्ट के ऊपर इसकी शक्ति जो निकल के आएगी P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपन R। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R होता है ना? तो आप ऐसे में इसको जब निकालेंगे तो आप डायरेक्ट इसका एक, मेरे विचार से आप इसको आंसर को याद रख लीजिएगा कि 220 वोल्ट पे अगर 100 वाट है तो आप 110 वोल्ट पे अगर इसको लेकर आएंगे तो ये 25 वाट बनेगा। मतलब जस्ट इसका ये आधा हुआ तो ये फिर उसका क्या होगा? 1/4 रह जाएगा। तो अगर ये 220 का 110 होता है तो ये आपका 100 का 25 रह जाएगा, याद रखना। तो ये अगर आधा करते हैं 220 का 110 तो 100 का आपका 25 हो जाएगा। इस तरीके से ये टेक्निक से आप इसको याद रख लीजिएगा। और जो 6th क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, जिसको आज का अंतिम प्रश्न में लेने जा रहा हूं कि दो चालक हैं, जो दो चालक तार है, ये चालक तार नंबर 1 और 2। तो हम कह रहे हैं कि दो चालक तार है, दो चालक तार है ना? और दोनों चालक तार का प्रतिरोध समान, उनको पहले जोड़ा श्रेणी क्रम में, पहले काय में जोड़ा? श्रेणी क्रम में। मान लीजिए दोनों का प्रतिरोध समान है, तो दिख रहा है, हाँ, समान प्रतिरोध में यस इनका प्रतिरोध अपन मान लेते हैं R। तो पहले जोड़ा श्रेणी क्रम में तो हो गया 2R, ठीक है। फिर जोड़ा समांतर क्रम में, जिसको आप पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये 1/R 1/R 2/R, ओके, एंड इट इज R/2, है ना? तो ये हो जाएगा R/2, ठीक है ना? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा R/2, ठीक है। अरे समांतर क्रम में ये ऐसा होता है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 2/R, और अगर R डैश निकालेंगे तो आएगा R/2। तो इस तरीके से समांतर क्रम के अंदर ये प्रतिरोध आपका हो जाएगा